Hello students, welcome to John Academy. This is Shahul John. आज हम पढ़ेंगे NIOS हिस्ट्री कोड 315 चैप्टर 6 क्लास 12 जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। 5 चैप्टर तक हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। तो शुंग वंश कौन था? प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। जब मौर्य राजवंश खत्म हुआ उसके बाद क्या आया? शुंग वंश। इसका शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा था। तो शुंग वंश कब तक रहा? 112 वर्ष तक, इस 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो इस राजवंश के पहले शासक थे। शुंग वंश के कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो वृद्धद्रष्ट मौर्य की सेना का सेनापति था ने सेना का निरीक्षण करते वक्त वृद्धद्रष्ट मौर्य को मार दिया था और सत्ता पर अधिकार कर बैठा था। क्या कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग जो थे, जो वृद्ध मौर्य के सेना का सेनापति था, ने सेना का निरीक्षण करते वक्त बृहद्रथ मौर्य को मार दिया इन्होंने और सत्ता पर अधिकार कर लिया था। तो ये था शुंग वंश के बारे में। अब है बैक्ट्रियन या भारतीय यूनानी। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। आक्रमणकारी एक के बाद एक करके आए, लेकिन उनमें से कुछ ने एक ही समय समांतर रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शासन किया। आक्रमणकारी एक एक करके आए पर कुछ कुछ समय के में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन्होंने शासन करा था, समय समांतर के रूप से। लेकिन समय एक था पर अलग अलग जगह पर शासन करने वाले लोग आए, उन्होंने शासन किया। इतिहासकारों की राय है कि इन विदेशी आक्रमणों का एक महत्वपूर्ण कारण था सेल्यूकस साम्राज्य की कमजोरी। तो वो जो आक्रमणकारी आ रहे थे विदेश से, उनका एक कारण क्या था? कैसे आ रहे थे? क्योंकि सेल्यूकस साम्राज्य कमजोर हो गया था। इसकी स्थापना बैक्ट्रिया यानी कि उत्तरी अफगानिस्तान में अब और ईरान से लगे हुए क्षेत्रों में, जिन्हें पार्थिया कहा जाता था, हुई। सीथियन कबीलों के बढ़ते हुए दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में अपनी सत्ता बनाए रखने में असमर्थ थे। तो सीथियन कबीलों के बढ़ते हुए दबाव के कारण क्या हुआ? परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में अपनी सत्ता बनाए रखने में असमर्थ थे, यानी कि अपनी सत्ता नहीं बना पा रहे थे। चीन की दीवार के निर्माण के बाद सीथियन जन चीन में घुसने की स्थिति में नहीं थे। तो चीन की दीवार का जब निर्माण हो गया तब सीथियन जन जो थे, सीथियन लोग चीन में घुसने की स्थिति में नहीं थे अब। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान अपने पड़ोसी यूनानियों और पार्थियनों की ओर दिया। सीथियन कबीलों के द्वारा धकेले जाने पर बैक्टीरिया के यूनानी भारत पर आक्रमण करने के लिए विवश हो गए। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान अपने पड़ोसी यूनानी और पार्थियनों की ओर दिया था। सीथियन कबीलों के द्वारा धकेले जाने पर, तो सीथियन कबीलों ने धकेला तो बैक्टीरिया के यूनानी भारत पर आक्रमण करने को विवश हो गए। तो ये था बैक्टीरियन या भारतीयन यूनानी के बारे में। नेक्स्ट है शक वंश। बैक्टीरियनों यानी कि भारतीय यूनानियों के बाद शक आए। बैक्टीरियनों के बाद कौन है? शक। मूलतः शक मध्य एशिया के कबीलियाई जाति थी।
शक क्या था? एशिया की कबीलियाई जाति। लगभग ईसा पूर्व 165 में उसे यूची नामक एक एनी मध्य एशियाई कबीले ने ही खदेड़ दिया। तो किसने खदेड़ दिया? यूची नामक एक एनी मध्य एशियाई कबीले ने खदेड़ दिया, मतलब हरा दिया और हटा दिया। उनमें पूर्व भारत में आई बैक्टीरियन जाति पर शकों ने आक्रमण शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद बैक्टीरियन जाति पर शकों ने आक्रमण कर दिया। बैक्टीरियन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अब बैक्टीरियन जो शक्ति थी धीरे धीरे क्या हो रही थी? क्षीण, यानी कि खत्म हो रही थी। शकों ने बैक्टीरियनों को पराजित किया। शकों ने बैक्टीरियनों को हरा दिया। शकों का भारत में बैक्टीरियनों की अपेक्षा अधिक बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित हुआ। शकों का भारत में बैक्टीरियनों की अपेक्षा अधिक बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित, यानी जितने पे बैक्टीरियन थे उससे कई अधिक भूमि पर अब शक आ गए थे। शक अपने राज्यों को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, तो क्षत्रप कहते थे वो अपने राज्यों को। तो था शक वंश के बारे में। और अब हम पढ़ रहे हैं शक वंश एवं उसके शासक के बारे में। भारत और अफगानिस्तान में शक शासकों की 5 शाखाएं थी। भारत में भी और अफगानिस्तान में मिलाकर शक शासकों की 5 शाखाएं थी। उनकी राजधानियां भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राज्य आज तक शकिस्तान अथवा सिस्तान के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत का शक राज्य आज तक शकिस्तान और सिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शकों की 4 क्षेत्रीय शाखाओं को 2 भागों में संगठित किया गया। तो भारत में शकों की 4 क्षेत्रीय शाखाएं को 2 भागों में संगठित किया गया, जो उत्तरी क्षत्रप तथा पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? पश्चिमी क्षत्रप और उत्तरी क्षत्रप के नाम से। उत्तरी क्षत्रप के केंद्र तक्षशिला और मथुरा थे। याद रखना आपको, उत्तरी क्षत्रप के केंद्र तक्षशिला और मथुरा थे, जबकि पश्चिमी क्षत्रप के केंद्र नासिक एवं उज्जैन थे। तो ये जाना आपने शकवंश के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं पार्थियन के बारे में। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पूरी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इसके सेकंड पार्ट को भी, और पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं आप एनआईओएस के किसी भी सब्जेक्ट के, या कोई सी भी, या सीबीएसई हो या एसओएलडी हो, इग्नू हो, तो आप प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां आपको सभी क्लास के और कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आपको नोट्स अवेलेबल हैं, वहां पर आपको वो मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पार्थियन के बारे में। पार्थियन मूलतः ईरानी मूल के थे तथा शकों के साथ अपने मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की वजह से भारतीय मूल में उन्हें शक पहलव के रूप में जाना गया। आपको एक पॉइंट में लिखना है, ये पार्थियन ईरानी मूल के थे और शकों के साथ अपने मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की वजह से भारतीय मूल में शक पहलव के रूप में जाना गया। तो पार्थिव के शकों के साथ अच्छे संबंध थे, तो उनको क्या बोला गया? शक पहलव। पार्थियन शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेशावर के निकट मर्दान में प्रसिद्ध तख्ते बही विवरण से मिलती है। पार्थियन शासक के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पेशावर के निकट मर्दान के प्रसिद्ध तख्ते बही विवरण से मिलती है। तो इधर से लेकर इधर तक फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, और इधर से लेकर इधर तक सेकंड। 5वीं ईस्वी के आसपास के इस उल्लेख में पार्थियन शासक के रूप में गोंडाफ्रेस या गोंडोफ्रेयर्स का विवरण मिलता है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि 5वीं ईस्वी के आसपास के उल्लेख में पार्थियन शासक के गोंडोफ्रेस और गोंडोफ्रेयर्स का या गोंडोफ्रेयर्स का विवरण मिलता है। कुछ इतिहासकार इसे संत थॉमस के समकालीन मानते थे। कुछ इतिहासकार क्या मानते थे? संत थॉमस के समकालीन। ये आपका
फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कुछ से लेकर मानते हैं तक। फिफ्थ में आ जाएगा माना जाता है कि इन्होंने राजा तथा उसके भाई को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया। ये भी माना जाता है इन्होंने राजा तथा उसके भाई को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया। तो ये आपका तो आपके वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने होगी ऐप, जॉन एकेडमी की ऐप। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी और वीडियोस भी मिल जाएंगी।